हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चन पर है इसमें कुछ। ठीक है, तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपावशोषण सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है। पहला क्या क्वेश्चन है कि अपावशोषण सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है। ए ऑप्शन आपका 2 प्रकार का, बी ऑप्शन आपका 3 प्रकार का, सी ऑप्शन आपका 4 प्रकार का और डी ऑप्शन आपका 5 प्रकार का। तो अपावशोषण सिंड्रोम जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो यह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला आपका है ट्रॉपिकल स्क्रू स्प्रू, दूसरा आपका क्या है आइडियोपैथिक स्टीरोइया और तीसरा आपका क्या है सिलियक डिजीज के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। पहला आपका ट्रॉपिकल स्प्रू, दूसरा आपका आइडियोपैथिक स्टीटोरिया और तीसरा आपका सिलिक डिजीज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और जो सिलिक डिजीज होता है यह बच्चों और वयस्कों दोनों में होने वाला क्या है, आपका रोग होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से अतिसार से प्रारंभ होने वाली बीमारी कौन सी है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो अतिसार से प्रारंभ होती है। ए ऑप्शन आपका ट्रॉपिकल स्प्रू है, बी ऑप्शन आपका मधुमेह है, सी ऑप्शन आपका दमा है और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो बात अगर हम करते हैं अतिसार से होने वाली जो प्रारंभ, मतलब उसकी जो प्रारंभिक स्थिति से कौन सी बीमारी आपकी प्रारंभ होती है, तो वह जो बीमारी प्रारंभ होती है वह आपकी क्या है, ट्रॉपिकल स्प्रू है। क्या है आपका ट्रॉपिकल स्प्रू, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात अगर हम करते हैं ट्रॉपिकल स्क्रू की, तो ये क्या है, लंबे समय तक जब इसमें क्या हो जाता है, अतिसार बना रहता है, तो जब बने रहने के कारण क्या हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन, और क्या होता है इसके साथ साथ अंगों में सूजन आ जाती है। लंबे समय का अतिसार बनने के कारण ट्रॉपिकल स्क्रू की स्थिति में आपका क्या हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, अंगों में सूजन आ जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, और पोषक तत्व को ग्रहण करने की जो क्षमता हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। जो पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं उसकी क्षमता भी क्या हो जाती है, इसमें आपकी कम हो जाती है। मधुमेह आपका इसमें यूरिन को ये क्या होता है, जैसे आपका इंसुलिन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ता है, तब आपका क्या है, मधुमेह है। और दमा जो है ये आपकी क्या है, श्वसन से संबंधित बीमारी है, सांस से संबंधित बीमारी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडियोपैथिक स्टीटोरोहिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है। कौन सी बीमारी है आपकी, आइडियोपैथिक स्टीटोरोहिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन आपका ज्वर से, बी ऑप्शन आपका दस्त से, सी ऑप्शन आपका पीलिया से और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइडियोपैथिक स्टोरिया नामक जो बीमारी है यह किससे संबंधित है, तो यह जो है वो किससे, आपकी दस्त से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है, तो यह जो है ये दस्त से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या है, व्यक्ति को बार बार दस्त लगने की क्या होती है, शिकायत होने लगती है। मतलब व्यक्ति को बार बार ऐसे महसूस होता है कि उसको बार बार दस्त लग रही है। तो यह जो है वो किससे होने वाली बीमारी है, इसमें जो लक्षण होता है ये किससे संबंधित है, आपकी दस्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, आहार में पोषक तत्वों की हीनता से निम्न में से कौन सा रोग होता है। किसकी बात कर रहा है कि हमारे आहार में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसमें से कौन सा रोग होता है, आपका रेबीज होता है, स्प्रू होगा, टाइफाइड होगा या सभी होगा। ठीक है, अगर हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है वो क्या कौन सा रोग होता है, तो स्प्रू नामक क्या हो जाता है, आपकी बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, स्प्रू हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है। बात अगर हम रेबीज की करते हैं तो रेबीज क्या है, आपके कुत्तों से, जानवरों से फैलने वाला ये क्या है, आपका रोग है। टाइफाइड है, टाइफाइड जो है वो किससे फैलने वाला आपका रोग है, ये जल के माध्यम से फैलने वाला आपका रोग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्प्रू जो है वो क्या है, आपका आहार में पोषक तत्वों की कमी से या आहार में पोषक तत्वों की हीनता से होने वाला आपका रोग है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का जमा होने से निम्न में से कौन सा रोग होता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी रक्त नलिका है, उन रक्त नलिका की जो आंतरिक दीवारें हैं उसमें अगर वसा और कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जो है वो जमा हो जाता है तो इसमें से कौन सा रोग आपका होता है। मोटापा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, ए एवं बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर क्या है हमारे जो है ये एथेरो बात अगर मोटापा की करें तो फैट से जब हमारे बॉडी में क्या होती है, फैट की लेयर बनने लगती है। जब फैट की लेयर जमा होने लगती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो वो क्या है आपका ऐसे होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या होता है, हृदय से संबंधित रोग होता है। इसमें क्या है, जो हमारे रक्त नलिकाएं हैं इसमें क्या है, आपका रक्त नलिकाएं जो है उसमें वसा जमने लगता है और वसा और कोलेस्ट्रॉल दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा जमने लगती है, जिसके कारण क्या है, जैसे हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां या हृदय का अच्छी प्रकार से कार्य न कर पाना, इस प्रकार के जो लक्षण है आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, रक्तचाप में प्रकुंचन तथा प्रसारण दाब पर उच्च रक्तचाप को कितने भागों में बांटा गया है। किसकी बात कर रहा है कि रक्तचाप में प्रकुंचन जो होता है, प्रकुंचन मतलब आपका सिकुड़ना और प्रसारण मतलब फैलना। रक्तचाप जैसे हम क्या करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के भाग में हम क्या इसको करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक बार पंप करना और पुनः क्या करना, उसको फैलाना, यही है आपका रक्तचाप। ठीक है, यही आपके जो हमारे ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं वही है कि मतलब एक बार वो सिकुड़ता है, पुनः क्या करता है, फैलता है, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा। तो ऐसे जो पंप करने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका प्रकुंचन और प्रसारण के दाब के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में इसे बांटा गया है, तो इसे जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, इसका जो आंसर सही होगा आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आपका आवश्यक उच्च रक्तचाप, दूसरा आपका है डाइवर्जेंट रक्तचाप और तीसरा आपका है कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप। ठीक है, पहला क्या आपका आवश्यक उच्च रक्तचाप, दूसरा आपका क्या है डाइवर्जेंट उच्च रक्तचाप और तीसरा आपका क्या है कन्वर्जेंट उच्च रक्तचाप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कारणों के आधार पर पीलिया को कितने भागों में बांटा गया है। जो कारण है, किस कारण होता है, इन कारणों के आधार पर पीलिया को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है या 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर हम कारणों के आधार पर पीलिया की बात करते हैं तो कारणों के आधार पर पीलिया को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर कौन आपको सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अब कौन कौन से वो होते हैं, तो वह जो होता है आपका पहला आपका अवरोधी पीलिया होगा, दूसरा आपका रक्त क्षति पीलिया होगा जिसमें आपका रक्त जो होता है वो प्रभावित होगा और तीसरा आपका हिपैटोसेलुलर पीलिया होता है। पहला आपका अवरोधी पीलिया, दूसरा आपका रक्त क्षति पीलिया और तीसरा आपका हिपैटोसेलुलर पीलिया। ये क्या है, इसके कारणों के आधार पर पीलिया के डिवाइडेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, यकृत क्षतिग्रस्तता की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है। यकृत क्षतिग्रस्तता मतलब जब हमारा यकृत पूरी तरह से क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या यकृत में हमारे प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसकी जो एकदम मतलब पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी किसी भी प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है कि वो किसी प्रकार के कार्य को कर सके, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं,
अवरोधिपीलिया के नाम से जानते हैं, यकृत सिरोसिस के नाम से जानते हैं, या ए एवं बी दोनों के नाम से जानते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम यकृत सिरोसिस के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम यकृत सिरोसिस के नाम से जानते हैं। यकृत क्षतिग्रस्तता की अंतिम अवस्था है, इसमें हमारा जो यकृत है वो क्या होता है? पूरी तरह से आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? यकृत सिरोसिस के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, हिपेटाइटिस सिरोसिस व लीवर कैंसर निम्न में से किस प्रकार के हिपेटाइटिस से होता है? क्या बात कर रहे हैं कि हिपेटाइटिस सिरोसिस व लीवर कैंसर निम्न में से किस प्रकार के हिपेटाइटिस से होता है? हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी या हिपेटाइटिस डी। ठीक है, हिपेटाइटिस सिरोसिस व लीवर कैंसर जो है वो किस प्रकार की हिपेटाइटिस से होता है? तो यह जो है हेपेटाइटिस सी से होता है। ठीक है, ये क्या है? हेपेटाइटिस सी से होता है। ठीक है, कितने प्रकार के हेपेटाइटिस किस हेपेटाइटिस से होता है? तो हेपेटाइटिस सी से होता है। बात अगर हेपेटाइटिस की करते हैं तो हेपेटाइटिस के ये जो होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। पहला हेपेटाइटिस ए, दूसरा आपका हेपेटाइटिस बी, तीसरा आपका हेपेटाइटिस सी और चौथा आपका हेपेटाइटिस डी और पांचवा जो होता है वो हेपेटाइटिस ई के नाम से हम उसे क्या करते हैं? जानते हैं। तो हेपेटाइटिस के अगर वर्गीकरण की बात करता है तो हेपेटाइटिस का जो वर्गीकरण होता है वो लगभग 5 भागों में क्या किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस प्रकार की अरक्तता में हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण हो जाता है? ऐसी कौन सी अरक्तता है जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा? मतलब उसमें जो है वो क्या है? पूरी तरह से वो जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। दोषपूर्ण मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वह कौन सी आपकी अरक्तता है? वह कौन सी एनीमिया है? ए ऑप्शन आपका सिकल सेल एनीमिया है, बी ऑप्शन आपका थैलेसीमिया है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो सिकल सेल अरक्तता है, इस प्रकार की अरक्तता में हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है? आपका पूरी तरह से क्या हो जाता है? दोषपूर्ण हो जाता है। तो सिकल सेल अरक्तता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? ठीक है, क्या बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा टीका है जो 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका बीसीजी है, सेकेंड ऑप्शन आपका डीपीटी है और थर्ड ऑप्शन आपका एटीएस है और फोर्थ ऑप्शन आपका डीटी है। बीसीजी की बात करते हैं तो बीसीजी ये ऐसा टीका है जो कि जन्म लेने के बाद शिशु को प्रथम लगाया जाने वाला अगर कोई टीका है तो वह आपका बीसीजी है। ठीक है, अगर शिशु को जन्म लेने के तुरंत बाद इसको क्या किया जाता है? 24 घंटे के अंदर इसका टीकाकरण कर दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म आता है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन के नाम से हम इसे जानते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या है? डीपीटी है। डीपीटी का फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो ये 3 रोगों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है और टिटनेस है। ये 3 रोगों से हमारा क्या करता है? रक्षा करता है। और एटीएस की बात करें तो एटीएस जो होता है ये टिटनेस का टीका होता है, एंटी टिटनर सीरम। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो एंटी टिटनस सीरम के नाम से हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। तो बात इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा टीका है जो हमारी 3 रोगों से हमारे शिशु की रक्षा करता है। तो 3 रोगों से हमारे जो शिशु की रक्षा करेगा वह हमारा क्या है? आपका डीपीटी होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। यह जो है ये तीनों रोगों से क्या करने वाला है? रक्षा करने वाला आपका वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1928 में, 1940 में, 1908 में, 1948 में। किसकी बात कर रहा है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। ठीक है,
तो ये क्या है, इसकी स्थापना जो है वो भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को, कृषि के से संबंधित जो अनेक प्रकार के अनुसंधान हुए उसको बढ़ावा देने के लिए ये क्या है 1908 ईस्वी में क्या है, इसकी जो स्थापना की गई थी 1908 ईस्वी में पूसा बिहार में। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, तो 1908 ईस्वी में इसकी स्थापना जो थी वह पूसा बिहार में क्या की गई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1908 ईस्वी में पूसा बिहार में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है। किसकी बात करें, व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण की बात अगर हम करते हैं तो आयोजन है, मूल्यांकन है, नियंत्रण है, संगठन है। आयोजन दैट मीन्स आपका आयोजन है, जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। व्यवस्थापन प्रक्रिया के प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो व्यवस्थापन प्रक्रिया को हम 4 चरण में डिवाइड ही करते हैं, ठीक है। चारों चरण के नाम आपके दिए हुए हैं, लेकिन उसका जो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें प्रथम चरण की बात कर रहा है, तो प्रथम चरण आपका क्या होता है, आयोजन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी व्यवस्थित रूपरेखा बना लेना, जिससे वांछित उद्देश्यों को हम क्या कर सकते, प्राप्त कर सके, यह आपका क्या कहलाता है, आयोजन कहलाता है। दैट मीन्स हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य करने से पहले ही हम उसकी प्लानिंग कर ले, योजना बना ले, और योजना बनाने के बाद जब हम उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य हमारा अच्छी प्रकार से क्या होता है। बिना प्लान के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारा उतना अच्छी प्रकार से हमको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग किसी कार्य को करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें बेटर मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसके जो चरण है वो आपका आयोजन भी है, मूल्यांकन भी है, नियंत्रण भी है और संगठन है। अब वैसे आयोजन, नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन ये इसके 4 चरण ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस विधि में सूतों को तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है। इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें सूतों को, जो सूत होते हैं उनको तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका नीटिंग विधि है, सेकंड ऑप्शन आपका लेस विधि है, थर्ड ऑप्शन आपका ब्रेड विधि है और फोर्थ ऑप्शन आपका बुनाई है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, हम क्या करते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ब्रेड विधि के माध्यम से हम क्या है, सूतों को तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में क्या करते हैं, गूंथ लेते हैं। नीटिंग विधि से, नीटिंग मतलब इसमें एक फंदे से क्या होती है, बुनाई की जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं नीटिंग की, तो नीटिंग विधि में क्या होता है, इससे एक फंदे की क्या करते हैं, हम बुनाई करते हैं। बुनाई की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि क्या होता है, बुनाई की जाती है, जैसे हम कंबल का और सारी चीजों का बुनाई करके हम क्या करते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ब्रेड विधि से एक बात और होता है, जो हमारे जूते की लेस होती है उस लेस को हम ब्रेड विधि के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, मासिक धर्म की क्रिया को निम्न में से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है, प्रत्येक जब ये क्या होती है, लड़की मेच्योर हो जाती है, दैट मीन्स वो किशोरावस्था में पहुंचती है या उत्तर बाल्यावस्था समाप्त की ओर होती है और किशोरावस्था आपकी स्टार्ट होने वाली होती है, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मासिक धर्म की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और लगभग 45 ईयर तक ये प्रक्रिया क्या होती है, उसकी चलती रहती है। तो उसमें क्या है, मासिक धर्म की क्रिया को निम्न में से कौन सा आपका इसमें से हार्मोन्स है जो उसको नियंत्रित करता है, उस बैलेंस को बनाए रखता है कि इस मंथ में आपका यह ऐसे इस डेट को क्या है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। तो इंसुलिन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है या थायरॉक्सिन है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह जो आपका होता है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ये मासिक धर्म की क्रिया में को क्या करता है, जो इससे निकलने वाला इस समय जो है ये हार्मोन्स होता है, यह मासिक धर्म की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता
है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है जब गर्भावस्था होती है तो गर्भावस्था में शिशु को गर्भ में रखने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन्स आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाती है, आपकी मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, वह परिसज्जा जो वस्त्र के पूर्ण जीवन काल तक अस्थायी रहती है क्या कहलाती है? पूर्ण जीवन काल मतलब इसका कहने का सेंस है कि मतलब जब तक हम वस्त्र का यूज करते हैं तब तक यह फिनिशिंग खराब नहीं होती, यह फिनिशिंग क्या होती है आपकी चलती रहती है। वस्त्र हमारा जैसे उसमें परिसज्जा स्टार्टिंग में हुई रहती है वैसी परिसज्जा आपकी बनी रहती है। तो वह परिसज्जा कैसी होती है? टिकाऊ परिसज्जा होती है, ग्रे गुड्स होता है, अस्थायी परिसज्जा होती है या अस्थायी परिसज्जा होती है। ठीक है, टिकाऊ परिसज्जा मतलब ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाने वाली परिसज्जा होती है। ग्रे गुड्स की बात करें तो करघे से उतरा हुआ वस्त्र जिसमें फिनिशिंग की प्रक्रिया नहीं होती है उसे हम क्या करते हैं, ग्रे गुड्स के नाम से जानते हैं। अस्थायी परिसज्जा ऐसी परिसज्जा जिसमें कुछ समय के बाद उसमें क्या है फिनिशिंग समाप्त हो जाती है, वो अस्थायी परिसज्जा के अंतर्गत आती है। जबकि जो अस्थायी परिसज्जा होती है ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक ये क्या होती है आपकी चलती रहती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह जो हो आपका अस्थायी परिसज्जा के अंतर्गत यह क्या होता है आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर की समस्त क्रियाकलापों भरण पोषण एवं वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। शरीर के समस्त क्रियाकलाप मतलब हम जो डेली एक्टिविटी करते हैं, जो इतनी भी प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं उस क्रियाओं को करने के लिए भरण पोषण मतलब जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को हमारे अच्छी प्रकार से रेगुलेशन के लिए और हमारी बॉडी के वृद्धि के लिए, दैट मीन्स ग्रोथ के लिए, इसमें से कौन सा आपका मिनरल्स जो कौन सा ऐसा जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है? खनिज लवण है, कार्बोज है, वसा है, विटामिन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका विटामिन है। तो समस्त क्रियाकलापों एवं भरण पोषण एवं वृद्धि के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या इम्पोर्टेंट होगा, तो जो है आपका विटामिन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन जो है ये क्या है, हमारे शरीर में जो होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उस रासायनिक जो केमिकल चेंजमेंट होते हैं, जो केमिकल प्रोसेस होती है उस केमिकल प्रोसेस में क्या करता है आपका भाग लेता है। तो इसमें विटामिन जो होता है वो हमारा क्या है इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है प्ले करता है। ठीक है, हाँ, और विटामिन से एक बात और है कि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, एनर्जी इससे नहीं मिलती। एनर्जी का स्रोत हमारा कार्बोज है, एनर्जी का स्रोत हमारा वसा है और एनर्जी का स्रोत हमारा क्या है प्रोटीन है। बट हमें विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। लेकिन जो हमारे केमिकल प्रोसेस होती है, जो हमारे शरीर में रासायनिक जो चेंजमेंट होते हैं उसमें विटामिन जो है आपका क्या है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बाल्यावस्था में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 33 होती है, 28 होती है या 29 होती है? तो बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं तो कशेरुकाओं की जो संख्या होती है वो आपकी 33 होती है। कितनी होती है आपकी 33 होती है। ठीक है, तो जो हमारे मेरुदंड की जो अस्थियां होती हैं, इन मेरुदंड की अस्थियों को हम क्या करते हैं कशेरुका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कशेरुका के नाम से जानते हैं। और एक एडल्ट पर्सन की बात करें, एक वयस्क व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो आपकी कशेरुकाओं की संख्या होती है वो 26 होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि बाल्यावस्था की बात कर रहा है, दैट मीन्स चाइल्डहुड की बात कर रहा है। तो उस समय जो हमारे कशेरुकाओं की संख्या होती है वो 33 होती है, 33 होती है। कितनी होती है आपकी 33 होती है। और एडल्ट में आपकी 26 होती है। क्वेश्चन नंबर 19, नियोनेट अवस्था को कहा जाता है? नियोनेट अवस्था को कहा जाता है पार्टोनेट, नवजात शिशु, शैशवावस्था या उपरोक्त सभी?
तो नियोनेट की बात अगर हम करते हैं तो नियोनेट जो हमारी ये अवस्था होती है यह जन्म से 30 दिन तक मानी जाती है। मतलब जैसे क्या होता है, जन्म से 30 दिन तक हम इसको क्या करते हैं, मानते हैं। शिशु जब जन्म ले लेता है तो जन्म से 30 दिन तक यह क्या होती है, अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था जो होती है जब शिशु का आहार नाल कट जाता है, मतलब मांस के माध्यम से ही, उस आहार नाल के माध्यम से शिशु को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। तो जब शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब आहार नाल उसका कट जाता है, तब से यह अवस्था आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जो है वो जन्म से लेकर 30 दिन तक यह अवस्था आपकी क्या होती है, चलती है। अब बात अगर हम पार्टूनेट की करते हैं तो पार्टूनेट जो होती है वह जन्म से 30 मिनट तक, यही डिफरेंट है। नियोनेट जन्म से 30 दिन तक चलती है और पार्टूनेट की हम बात करते हैं तो पार्टूनेट जो है वो जन्म से 30 मिनट तक चलती है। यह दोनों में क्या है, आपका डिफरेंट है। यही कंफ्यूजन का पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, चलती है पार्टूनेट। हाँ, जो अब हम क्या करते हैं, आहार नाल काटने से पहले की जो अवस्था होती है वो हमारी पार्टूनेट होती है, और आहार नाल के काटने के बाद जो अवस्था हमारी होती है वो नियोनेट होती है, ठीक है। शैशवावस्था जानते हैं कि शैशवावस्था क्या होती है, ये बहुत मतलब ऐसी होती अवस्था होती है जिसमें क्या है, आपका शिशु जो है अनेक प्रकार से समायोजन, दैट मीन्स इसे हम कह सकते हैं समायोजन की अवस्था। इसमें शिशु को अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को करने में समायोजन की जरूरत पड़ती है। समायोजित होने की उसको क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो शैशवावस्था को हम समायोजन की अवस्था के नाम से जानते हैं। नियोनेट की बात कर रहा है इसमें, तो नियोनेट को हम नवजात शिशु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नियोनेट को हम नवजात शिशु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस पोषक तत्व को राख की संज्ञा दी जाती है। राख मतलब आई मीन एस की संज्ञा दी जाती है। कार्बोज है, विटामिन है, प्रोटीन है या खनिज लवण है, ठीक है। तो इसमें कार्बोज की बात करते हैं तो कार्बोज जो है जिससे हमें सर्वाधिक एनर्जी क्या होती है, मिलती है, और तात्कालिक ऊर्जा का जो स्रोत है वह कार्बोज को ही माना जाता है। मतलब अगर हमको तत्काल एनर्जी की नीड होती है तो हम कार्बोज का सेवन करते हैं, जिसके माध्यम से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। विटामिन हमारे शरीर में रक्षात्मक कार्य करते हैं, हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव का कार्य करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, हमारी वृद्धि के लिए क्या होता है, आपका जिम्मेदार होता है। और बात अगर हम खनिज लवण की करते हैं तो खनिज लवण को ही हम क्या करते हैं, राख की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, राख की संज्ञा इसे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके अकार्बनिक होते हैं, और इनको जलाने पर कार्बनिक तत्व तो जल जाते हैं परंतु जो राख जो क्या होती है इसमें बच जाती है, ठीक है। इनको जलाने पर क्या होती है, हमें राख प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, राख की संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो आज के ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।